हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ा रहे हैं 8th क्लास NCERT और NCERT बुक का नाम है मल्हार। इसका आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10 और अध्याय नंबर 10 का नाम है तरुण के सोपन। तो ये लास्ट चैप्टर बचता है हमारा, फिर मल्हार NCERT 8th क्लास ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर इसमें से आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तरुण के सोपन, ये हिंदी विधा के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक उद्बोधन है, ना ये कहानी है, ना ये उपन्यास है, ना नाटक है। ये एक उद्बोधन है। उद्बोधन होता है किसी को संबोधन करने के लिए जो उद्गार कहे गए हैं। ठीक है, इसमें तरुण का मतलब जो युवा वर्ग है हमारे देश का, उनके क्या सपने हैं उसमें ये बताया है। और इसके जो लेखक हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। कह रहे कि आप सभी को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश को आज़ाद कराने में योगदान रहा है। और ये देश के लिए एक ऐसा सपना देखता था कि जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, यानी कि स्वतंत्र हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदारी बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते हैं। ये इसी उद्बोधन की बात की है जिसमें नारी मुक्ति के बारे में कहा है, और इंसान यानी कि मनुष्य भी सब दृष्टियों से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्र सेवा की बात की गई है। शिक्षा को, सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के। अपना ये सपन वे युवाओं को सौंपना चाहते हैं। तो ये सपना किसका था? सुभाष चंद्र बोस के था। और ये अपना सपना जो है युवा वर्ग, जो तरुण लोग हैं, उनको सौंपना चाहते थे, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के इस उद्बोधन के विषय में जानते हैं, जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि ये उद्बोधन उन्होंने कौन सी जगह पर, किस सम्मेलन में, कब मतलब प्रकट किया था? तो आपको बताना है। इसका जो समय है 29 दिसंबर 1929 की बात है, दोनों ही 29 तारीख है। तो ये देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी इस पाठ में है क्या। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। अब इस उद्बोधन पत्र में क्या लिखा हुआ है कि तो दोस्तों ये चैप्टर के बीच में ही मेरी इससे यहाँ पर उंगली लग गई थी और ये क्लोज हो गई थी PDF, तो इसे थोड़ा सा आप स्किप करके फिर से देख लेना। स्वप्न तो अनेकों ने देखा, हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्सव बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। हम मतलब हम कह रहे कि हमसे बड़े जो चित्तरंजन दास थे, जो उन्होंने सपना देखा था देश के लिए, उसके उत्तराधिकारी आप, यानी कि अब कौन थे? बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। अब ये चित्तरंजन दास के बाद जो युवा वर्ग आए उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भी अपने कुछ सपने हैं और वो कह रहा है कि उसके उत्तराधिकारी हमारी आने वाली पीढ़ी है। इसलिए हमारा भी एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? मतलब वह स्वप्न है क्या? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। मतलब क्या चाहते हैं? एक नया सर्वांगीण, मतलब सर्वांगीण का मतलब चारों तरफ से स्वाधीन, सभी दृष्टियों से स्वाधीन, आज़ाद, संपन्न, और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र, यानी कि हमारे एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश उस समय अंग्रेजों के गुलाम था। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं, यानी कि जातिगत कोई भावना नहीं होनी चाहिए। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, अर्थ मतलब काम की विषमता न हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए।
जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र, कह रहा है कि हमारा ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें नए व्यक्ति कोई आलसी हो, नए कर्महीन हो, सभी को समान कर्म और समानता के अवसर होने चाहिए। फिर वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का भी स्वप्न देखता रहा हूँ। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। कह रहा है कि जो सपना है ना, मैं इसको सच ही मानकर चलता हूँ। और तो फिर से कहता है कि यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। कह रहा है कि जो मैंने स्वप्न देखा है वो अखंड सत्य है, मैं उसे टालना नहीं चाहता और इसकी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। कह रहे कि जो मैं देश को आज़ाद कर ये एक देश के लिए जो स्वप्न देखा है, आदर्श समाज के लिए, आदर्श राष्ट्र के लिए, आदर्श मनुष्य के लिए, तो इसके लिए हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी तो वह मरण है, स्वर्ग के समान। कह रहे कि अगर हम इस स्वप्न को पूरा करने में अगर हमें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो वह भी स्वर्ग के समान होगा। अगर हम उसमें प्राणों के बलिदान हम मरे उसमें मारे गए तो वो भी हमारे लिए स्वर्ग के बराबर होगा। मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। ये स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, तो स्वीकार करो। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने जब 29 दिसंबर 1929 को जब ये उद्बोधन दिया, देश के युवाओं को संबोधन किया, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर हमें अपने राष्ट्र के लिए अपना जो कुछ भी देना पड़े, अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें देने चाहिए। इसके लिए जो भी हमें कष्ट सहना पड़े तो वो हमें सहना चाहिए। और कह रहे कि मेरे पास देने के लिए उपहार भी और कुछ नहीं है, बस मैं यही तुम्हें देना चाहता हूँ कि हम जिस राष्ट्र में रहें वो एक आदर्श राष्ट्र हो, सभी दृष्टियों से मनुष्य जो है ये मतलब समान रहे और स्वाधीन रहे, उस पर किसी का कोई वो मतलब परतंत्र ना रहे, किसी का गुलाम ना रहे। नारी शिक्षा हो, मेरे देश में स्त्रियों की भी स्वतंत्रता हो और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया जाए, जातिगत कोई भेदभाव ना रहे। ठीक है, इस तरीके की बातें हैं जो उन्होंने अपने उद्बोधन में कही हैं। तो ये जो पाठ है इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस और पाठ का नाम है तरुण के स्वप्न, ये इसके लेखक का नाम है। अब इसके एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लेखक से परिचय हमने वैसे ये पढ़ भी लिया था, आप इसे और भी एक मिनट थोड़ा सा और देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। ठीक है, सभी को पता है कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी इन्होंने संभाला था। 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ठीक है, उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, ये दो नारे पूछ सकते हैं आपसे कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा ये किसने दिया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। तो ये नारा भी किसका था, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा
पूछा जा सकता है कि पुस्तक किसकी है। तो द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है, इसका लेखक रहे सुभाष चंद्र बोस। प्रकाश विभाग जो है भारत सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय यानी कि संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिख रखी थी, जो भी उनका साहित्य थे, वो सारा प्रकाशित किया। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को शामिल किया गया। तो दोस्तों अब इनके प्रश्नों को और देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। उनके सोपन के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इस कथन में रेखांकित शब्द हम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए नहीं, देश के तरुण वर्ग के लिए, चित्तरंजन दास के लिए, भारतवासियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के तरुण वर्ग के लिए। स्वाधीन राष्ट्र का सोपन साकार होगा आर्थिक असमानता से नहीं, सभी पुरुष स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। स्वाधीन राष्ट्र का सोपन कब साकार होगा? ये प्रश्न है। आर्थिक असमानता से, स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। तो इसमें से कौन सा होगा, ये इसका आपको एक बार देखना है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, स्वाधीन राष्ट्र का सोपन साकार होगा। तो स्वाधीन राष्ट्र का सोपन कब साकार होगा? इसका पहला जो पॉइंट है, आर्थिक असमानता से, स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। स्वाधीन राष्ट्र का सोपन कब साकार होगा? जिसमें श्रम और कर्म की मर्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उनके सोपन के उत्तराधिकारी आज हम हैं, उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? तो जो सोपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखे थे, उनका उत्तराधिकारी कौन है? तो उनके उत्तराधिकारी है, इसमें ऑप्शन पढ़ लेने हैं। हमें उनके सपनों को संजो कर रखना है, हमें भी उनकी तरह सपन देखने का अधिकार है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना है, उनके सपनों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा ही है। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब क्या होगा? राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी, तरुणों का साहस बढ़ेगा, राष्ट्र स्वाधीन बनेगा, राष्ट्र स्वप्नदर्शी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तरुणों का साहस बढ़ेगा। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो के मतलब इस अध्याय के इतने ही प्रश्न थे और आपको कैसे लगा? बीच में जो है थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, उसे आप स्किप कर देना और आगे वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं उसे वहीं पर बंद कर देती तो फिर दोबारा से मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये सारी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। और मल्हार जो है 8th क्लास की आज संपूर्ण हो गई है। उसके बाद हम 6th या 7th की देखती हूँ किसके शुरू करते हैं, तो सबकी पढ़ा देंगे एक एक करके। 10-10 12-12 अध्याय हैं इनमें, 10 दिन का काम है, एक आध दिन बीच में नहीं भी डाल पाती हूँ मैं वीडियो। तो ये NCERT बहुत ही जल्दी हमारी ख़त्म हो गई। तो आप जब तक अपने नोट्स बना लें, सभी इनका जो कंटेंट 10 के 10 चैप्टरों के नाम, उनके लेखक के नाम और विधा की दृष्टि से जो मैंने बताया उसको आप साथ लिख लें। ठीक है, और थोड़ा सा जो हर अध्याय की समरी आपको ध्यान में रखनी है। तो धन्यवाद दोस्तों।